हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज ऑन फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी। ठीक है, और ये इस कोर्स के हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, इस बुक के हम लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 10 ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले पार्ट्स तक हमने जो है चैप्टर 9 तक कवर कर लिया है। ठीक है, चैप्टर 9 जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड पे था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे था, वो हमने पिछले बार में कवर कर लिया है। अब चैप्टर 10 को हमने स्टार्ट करना है और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 पार्ट में ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, बीच में कुछ वीडियोस हो सकता है जो आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में ना मिल रहे हो, उसके लिए वो सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो हमारे वेबसाइट के थ्रू जो कोर्स है वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जाके आप वहां से उसको देख सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस जो है वो वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर से कहूंगा यूट्यूब की प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस अवेलेबल नहीं है तो घबराएं नहीं, कवर सारे के सारे वीडियोस किए गए हैं। ठीक है, तो जो भी वीडियोस मिसिंग है वो आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू वहां पर कोर्स में मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों से कल एक कम्युनिटी का जो पोस्ट, कम्युनिटी का जो टैब होता है यूट्यूब चैनल पे, वहां पर एक पोस्ट के थ्रू ये पूछा गया था कि संडे स्पेशल की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके लिए अपना सजेशन दें। ठीक है, कि संडे स्पेशल की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है कि जो टॉपिक ऐसा होता है जो आप लोग डिमांड करते हो, एक जनरल सा टॉपिक, उस पर हम लोग एक वीडियो बना के संडे के दिन आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं। तो आने वाले संडे के लिए जो अभी 17 तारीख को आएगा उसके लिए आप लोग अपना जो सजेशन है वो वहां पर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप करेंगे जिस भी टॉपिक के लिए, जो भी टॉपिक की सबसे ज्यादा डिमांड होगी उस पर आपको वीडियो मिलेगा। फ्राइडे की रात 12 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है, उस पर आप अपना जो भी लिखना चाहें, जो टॉपिक बताना चाहें वो बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो होगा, मतलब जो टॉपिक की सबसे ज्यादा डिमांड होगी उस पर वीडियो बनेगा। और एक चीज वहां पर यह भी लिखा गया है साफ साफ कि एक यूजर, जैसे आप हैं, एक यूजर है, एक यूजर एक से ज्यादा अगर किसी टॉपिक को लिखता है तो वो एक ही काउंट होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उस नंबर बढ़ाने के लिए आप 10 बार उस टॉपिक को लिख दें। ठीक है, एक यूजर एक से ज्यादा टॉपिक बता सकता है। तो अगर आपको अपने टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है कि अपने साथी जो है, अपने फ्रेंड्स जो है, अपने कलीग्स जो है, उनको भी चैनल पे लेके आना है और उनको बोलना है कि उस टॉपिक को वहां पर नीचे कमेंट करें ताकि उसका नंबर बढ़े। ठीक है, और अगर वो आपका जो भी टॉपिक है, अगर वो सबसे ज्यादा उसकी डिमांड होती है, अगर सबसे ज्यादा उसको मांगा जाता है तो उस पर वीडियो जो है वो डेफिनेटली आपको संडे को मिलेगा। ठीक है, तो 15 तारीख की शाम तक आप लोगों को ये काम करके वहां पर देना है। ठीक है, बाकी जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक ये बातें पहुंचाएं। ठीक है, कि यहां पर इस तरीके का चीज चल रही है और ये बुक ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों के पास सिर्फ एक बुक बच जाती है हमारी तरफ से ज्योग्राफी की, दैट विल बी योर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो क्लास 12th की ज्योग्राफी है, सेकेंड बुक। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली अब वो जो बुक है आप लोगों को वो फ्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, वो बुक जो है अब आपको पूरी की पूरी बुक जो है, जैसे अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपको सारा का सारा कंटेंट जो है, जो हमने पिछली 3 बुक्स कवर करी हैं, 11th की 2 बुक और 12th की 1 बुक, इसमें अभी तक हमने आपको ऑलमोस्ट सारा का सारा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। लेकिन अब हम आपको, हो सकता है कि वो बुक जो है पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ना मिले, आपको उसके लिए कुछ पेमेंट जो है वो करनी पड़ सकती है। बड़ी नॉमिनल कॉस्ट पे पेमेंट होगी, ये फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी हमारा एक प्राइम मोटो है कि अफोर्डेबल चीज़ों को बनाना है। तो आप लोगों के लिए भी चीज़ें अफोर्डेबल होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि पेमेंट उसका लिया जाए, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। ठीक है, क्योंकि पेमेंट वगैरह अगर कोई करता है तो फिर उसके प्रति बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा सीरियसनेस आप लोगों की जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फ्री की चीज़ की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो थोड़ा सा अगर आप उस पर पैसा खर्च करेंगे, ज़्यादा नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल अफोर्डेबल होगा, लेकिन होगा कि वो बुक जो है आपको फ्री में नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मिशन के बारे में बात करेंगे आपसे, जैसे कि हम आजकल आपसे रोज कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जैसे कह रहा हूं, आपसे रोज अपील कर रहे हैं कि हमारा जो मिशन है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है। हमने यहां पर यही वर्ड यूज किया है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है। ठीक है, फ्री में हर चीज नहीं मिल सकती है, फ्री की चीज की कोई कीमत नहीं होती है, ये आपको पता है। अफोर्डेबल बनाना है ताकि सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकें, सारे लोग उसका जो थोड़ा बहुत पेमेंट है वो कर सकें। तो इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप जो भी छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो भी करना चाहें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो है वो परिवर्तन
आएगा। ठीक है, तो इसी बात पे चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर 10 ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। चलिए देखिए, चैप्टर है ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। देखिए क्या लिखा गया है कि वी ऑल लिव इन क्लस्टर्स ऑफ हाउसेस। क्लस्टर्स का मतलब होता है, आपको पता है ये वर्ड, इसका मतलब होता है झुंड। हम सब लोग क्या है कि झुंड में रहते हैं। झुंड में रहते हैं मतलब झुंड ऑफ हाउसेज है वो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक गांव, मतलब एक घर जो एक लोकेलिटी में है वो सिर्फ एक ही घर है। जैसे मोहल्ले में भी आप देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे घर होते हैं, दैट इज नोन एज योर क्लस्टर ऑफ हाउसेज। उसको आप क्या बोल सकते हैं, उस क्लस्टर ऑफ हाउस को यू मे कॉल इट अ विलेज, अ टाउन और अ सिटी। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है is basic to human geography because the form of settlements in any particular region reflects the human relationship with the environment। ठीक है, ये जरूरी है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेसिकली वो क्या बताता है कि ह्यूमन का रिलेशनशिप कैसा है विद द एनवायरमेंट। क्योंकि जैसा आपको पता है कि अगर विलेज का सेटअप होगा तो वहां पर ह्यूमन और आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो अलग तरीके का होता है। टाउन में अलग होता है, सिटी में अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको पढ़ना जो है वो जरूरी है। A human settlement is defined as a place inhabited more or less permanently। ठीक है, जो प्लेस इनहेबिट की जाती है, जहां पर लोग रहते हैं, मोर और लेस परमानेंटली। ठीक है, यानी कि मतलब ज्यादा से ज्यादा यह है कि वो परमानेंटली ही उसमें सेटलमेंट जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ ह्यूमन सेटलमेंट। द हाउसेस मे बी डिजाइंड और रीडिजाइंड, बिल्डिंग्स में बी ऑल्टर्ड, फंक्शंस में चेंज, बट सेटलमेंट कंटिन्यूज इन टाइम एंड स्पेस। बहुत अच्छी लाइन यहां पर लिखी गई है कि जो हाउसेस का डिजाइन है, हाउसेस को डिजाइन किया जाता रहता है, रीडिजाइन किया जाता है। बिल्डिंग्स का जो शेप है, जो थोड़ा बहुत उसका कह सकते हैं कि आपको पता है कि बिल्डिंग्स में कलर वगैरह चेंज किया जाता है, बिल्डिंग की स्टोरी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, कभी उसका थोड़ा बहुत कुछ चीजें चेंज की जाती हैं, लेकिन जो सेटलमेंट्स है ओवरऑल वो टाइम में भी और वो स्पेस में भी जो है वो हमेशा कंटिन्यू करता है। देयर में बी सम सेटलमेंट्स विच आर टेम्परेरी एंड आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड्स, जैसे कि फॉर अ सीजन। ठीक है, जैसे कि हमने शुरुआत के अपने इन चैप्टर्स में पढ़ा था अबाउट द नोमैडिक हर्डिंग। अगर आपको याद हो तो कि किस तरीके से जो नोमैडिक हर्डिंग होते हैं, जो ट्राइब्स होती है, नोमैड्स, वो एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली मूव करते हैं और एक जगह पर वो थोड़े टाइम के लिए ही वो लोग रहते हैं। ठीक है, उस तरीके का जो सेटलमेंट है दैट कैन बी कंसिडर्ड अ टेम्परेरी सेटलमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल अर्बन डाइकोटमी। ठीक है, रूरल अर्बन डाइकोटमी की बात कर रहे हैं। डाइकोटमी का मतलब होता है जो चीजें अपोजिट होती हैं एक दूसरे के। हिंदी में इसका आप अगर अर्थ देखेंगे तो ये होता है विरोधाभास। ठीक है, डाइकोटमी इसको बोला जाता है, डाइकोटमी, और मतलब है विरोधाभास। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रूरल और अर्बन जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड that settlements can be differentiated in terms of rural and urban। ये हमने पहले भी पढ़ा है, रूरल सेटलमेंट के बारे में, अर्बन सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि ये चीज बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, मानी गई है कि सेटलमेंट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें अंतर कर सकते हैं एज अ रूरल सेटलमेंट या फिर अर्बन सेटलमेंट। लेकिन कोई ऐसा कंसेंसस नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस अ विलेज और अ टाउन। मतलब कोई ऐसा डिफाइंड क्राइटेरिया कहीं पर नहीं लिखा गया है कि इस तरीके को हम, मतलब इस तरीके के सेटलमेंट को हम गांव बोलेंगे, विलेज बोलेंगे, या इस तरीके के सेटलमेंट को हम टाउन बोलेंगे। ठीक है, ऑल्दो पॉपुलेशन साइज जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन इट इज नॉट अ यूनिवर्सल क्राइटेरिया सिंस many villages in densely populated countries of India and China have population exceeding that of some towns of Western Europe and United States। समझ गए कि वैसे पॉपुलेशन की बात जनरली ये देखा जाता है कि सिटीज वगैरह में लोग जो है वो, टाउन्स वगैरह में जो लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, उनका नंबर ऑफ जो लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, और गांव में लोग कम होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें इंडिया जैसे देश की और चाइना जैसे देश की, जहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं ये, वहां की जो गांव की जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के जो टाउन्स हैं, यानी कि वेस्टर्न यूरोप और आपका यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां के जो आपके कुछ टाउन्स हैं, उनसे पॉपुलेशन इंडिया और चाइना जैसे देशों के जो गांव हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एट वन टाइम people living in villages pursued agriculture or other primary activities, but presently in developed countries large sections of urban population prefer to live in villages even though they work in the city। ठीक है, मतलब एक समय पर यह चीज समझी जाती थी या मानी जाती थी कि विलेजेस में लोग जनरली किस तरीके के एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज। ये हमने जब प्राइमरी एक्टिविटीज का अपना चैप्टर पढ़ा था वहां पर भी ये चीज डिस्कस की थी। ठीक है, लेकिन आज के डेट में जनरली ये देखा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में कि जो लार्ज सेक्शंस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है,
ठीक है, जो शहरी जनसंख्या है जो बहुत ज्यादा शहरों में है, मतलब जो काम करने वगैरह शहरों में जाती है, वो बेसिकली प्रेफर करते हैं कि वो गांव में रहे, विलेजेस में रहे नियर बाय। क्यों? क्योंकि विलेजेस का आपको पता है कि वहां पर अभी भी पॉल्यूशन वगैरह उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पीसफुल सा एनवायरनमेंट रहता है, तो लोगों को ये लगता है कि जो अपने दिन भर की चहल पहल है उससे फिर कम से कम ये है कि रहने के लिए तो एक सुकून भरी जगह हो, इसलिए जनरली वो प्रेफर करते हैं कि विलेजेस में रहा जाए, इवन दो वो काम करने जो है शहर में जाते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाउन्स एंड विलेजेस क्या है? इज दैट इन टाउन्स द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, ये हम बात कर चुके हैं। while in the villages most of the people are engaged in primary occupation, जैसे कि क्या है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। लंबरिंग का मतलब मैंने आपको बताया है, जो पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है, पेड़ काटे जाते हैं फॉर एनी इकोनॉमिक यूज, उसको बोला जाता है लंबरिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Differentiations between rural and urban on the basis of functions are more meaningful even though there is no uniformity in the hierarchy of the functions provided by rural and urban settlements। यानी कि अगर हम गांव को और शहर को, यानी कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स को अगर हम फंक्शंस के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शंस अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं तो वो ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा। लेकिन उसमें भी बात क्या है कि उसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, कि कौन से फंक्शन जो है वो सिर्फ रूरल में किए जा सकते हैं, कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ अर्बन में किए जा सकते हैं, तो वो चीजें डिफाइंड नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं पेट्रोल पंप्स की, पेट्रोल पंप को यूएस में कंसिडर किया जाता है अ लोअर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो वो अर्बन फंक्शन है। इंडिया में आप देखेंगे कि गांव के जो इलाके हैं, जो विलेजेस हैं, वहां पर बेसिकली आपके जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक तरीके से इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक आपका अर्बन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। चलिए, even within a country, rating of functions may vary according to the regional economy. Facilities available in the villages of developed countries may be considered rare in villages of developing and less developed countries। ये ऑब्वियस ही बात है, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में अंतर है कि डेवलप्ड कंट्रीज के गांवों में जितनी ज्यादा सुविधाएं हैं, जितनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, उतनी ज्यादा फैसिलिटीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज की या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज के गांवों में नहीं है, ठीक है। चलिए, नीचे यहां पर एक क्राइटेरिया दिया गया है अर्बन के लिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, 1991 के सेंसस के आधार पर दिया गया है, ठीक है, कि किस एरिया को हम लोग अर्बन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट जो है मे बी ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय देयर शेप, पैटर्न टाइप्स। द मेजर टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड बाय शेप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, ठीक है, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, दीज सेटलमेंट्स आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। कॉम्पैक्ट वर्ड से ही आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज हैं और बहुत पास पास बने हुए हैं, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। यहां पर नीचे देखिए फिगर में दिखाया गया है ये चीज, दिस इज योर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। Such settlements develop along river valleys and in fertile plains, ठीक है। Communities are closely knit and share common occupations। अब देखिए, आप यहां पर एक एक लाइन को समझिए। यहां पर लिखा गया है कि इस तरीके का जो सेटलमेंट है वो along the river valleys and in fertile plains होता है। और अगर आपको याद हो कि जब हमने अपनी क्लास 11th की जो सेकेंड बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें जब हमने अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो सेकंड चैप्टर में जब हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था तो वहां पर हमने बताया था कि वहां की जो लैंड वगैरह है वो काफी ज्यादा क्या है, फर्टाइल है, क्योंकि वहां पर एल्यूवियम सॉइल होती है, काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड है। और इसलिए हमने वहां पर बताया था कि जो पॉपुलेशन है, उस रीजन की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, डेंस है, ठीक है। अब वो यही चीज देखिए यहां पर निकल के आ रही है कि ये जो इस तरीके का सेटलमेंट्स है, कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स जो है वो रिवर वैलीज के अलॉन्ग होता है एंड इन फर्टाइल प्लेन्स। तो ये चीज हम जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक को पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक आपने 11th की पढ़ी, 12th की पढ़ी, आपको चीजों को आइसोलेट करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। यही चीज ध्यान रखनी है कि जो कंसेप्ट आप एक बुक में या एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसको थ्रू आउट द सब्जेक्ट आपको कैरी करना है, ठीक है। जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये अभी से बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आने वाले समय में जरूरी होगा, क्योंकि हमें पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आगे जाके इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी से आप लोग कर रहे हैं, और मैं ये आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल सही टाइम पर और सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अभी से आप लोग अपने कंसेप्ट बनाते चलेंगे हमारे साथ तो प्रॉब्लम आगे जाके बिल्कुल भी खड़ी नहीं होने वाली है, और जल्द से जल्द आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग अभी से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, वो तो वाकई में सही जगह आ ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, वो लोग भी तैयारी करते रहे, सारे के सारे लोग मिलकर तैयारी करते रहे, ठीक है।
चलिए, तो पहला हो गया कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड, दूसरा है डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड में क्या है, देखिए फिर से वर्ड से क्लियर है, इन दीज सेटलमेंट्स हाउसेस जो है दे आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्पर्स्ड विद फील्ड्स। देखिए यहां पर दिखाया गया, देखिए एक मकान यहां पर है, एक मकान, 2-3 मकान यहां पर है, एक मकान यहां पर है, काफी दूर दूर है, ठीक है। तो इस तरीके का क्या है कि लोग, इस तरीके का अगर मतलब सेटलमेंट है तो लोगों का रोज मिलना जुलना तो होगा नहीं, ठीक है। तो लोग कब मिलेंगे, देखिए कोई कल्चरल फीचर है जैसे कि एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई मंदिर वगैरह है तो वहां पर अगर लोग जो है वो रोज जाते हैं तो मिल सकते हैं, कोई मार्केट वगैरह है लोग वहां पर खरीदारी करने जा सकते हैं तो मिल सकते हैं। इस तरीके के जो सेटलमेंट्स हैं दे बाइंड्स दी सेटलमेंट्स टुगेदर। अदरवाइज अगर आप कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड वाले की बात करें तो यहां पर इतने पास पास घर है, ठीक है, लोगों का ऑक्यूपेशन भी लगभग एक सा रहता है, तो इसमें क्या है कि लोग जनरली एक दूसरे से रोज मिलते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का बात है, ये डिस्पर्स सेटलमेंट है, तो इसमें लोग कोई कल्चरल फीचर जैसे होगा, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है या कोई मार्केट है, तो वही उन लोगों को आपस में बांधे हुए हैं, या लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से इन्हीं जगहों पे मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रूरल सेटलमेंट्स को देखते हैं क्या है। रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। दे आर डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज। ये हमें पता है कि रूरल सेटलमेंट्स में आपको प्राइमरी एक्टिविटी के लोग जाए हैं जो ज्यादा मिलते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग एक्सेट्रा। द सेटलमेंट साइज इज रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है, क्योंकि गांव में आपने देखा है कि सेटलमेंट का साइज जो है वो छोटा होता है। सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर, वो नीचे दिए गए हैं, देखिए पहला है वाटर सप्लाई। Usually rural settlements are located near water bodies such as rivers, lakes and springs where water can be easily obtained। अब ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज तो आप वही अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एक्टिविटीज यहां पर होती हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एक्टिविटीज के लिए आपको पानी की आवश्यकता तो है ही है, वाटर सप्लाई आपको चाहिए, तो इसलिए जो अर्बन रूरल सेटलमेंट्स होंगे वो आपके वाटर की जहां पर अवेलेबिलिटी होगी वहीं पर होंगे, ठीक। दूसरी बात यहां पर लिखी गई है, समटाइम्स द नीड फॉर वाटर ड्राइव्स पीपल टू सेटल इन अदरवाइज डिसएडवांटेज्ड साइट्स, जैसे कि आइलैंड्स है सराउंडेड बाय स्वैम्स और लो लाइंग वाटर रिवर बैंक्स। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी की जो जरूरत है उसके लिए लोग इस तरीके की जगहों पर भी रहने को तैयार हो जाते हैं, जैसे कि कोई आइलैंड है, ठीक है, जहां पर स्वैम्स है या फिर कोई लो लाइंग रिवर बैंक है वहां पर, ठीक। मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट्स हैव मेनी एडवांटेजेस, ठीक है। जहां पर आपके वेट पॉइंट्स हैं, सेटलमेंट्स जहां पर है, उनके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि वहां पर आपको पानी मिलेगा, किसके लिए पानी मिलेगा, आपको ड्रिंकिंग कुकिंग के लिए पानी चाहिए, वॉशिंग के लिए पानी चाहिए, ठीक है, और आपको एग्रीकल्चर के लिए तो चाहिए ही। इसके बाद है रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज टू इरिगेट फार्मलैंड। वाटर बॉडीज ऑल्सो हैव फिश, जिसको यूज किया जा सकता है फॉर डाइट, एंड जो रिवर्स हैं, रिवर्स एंड लेक्स को यूज किया जाता है फॉर नेविगेशन, और उसको ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है लैंड का। लैंड का फैक्टर क्या है, देखिए पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड्स सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये फिर से वही है, बेसिकली आप यहां पर ध्यान दीजिए कि रूरल की जब हम बात कर रहे हैं तो सारी के सारे जो फैक्टर्स हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड विद योर एग्रीकल्चर। ये वाटर के लिए भी उसी की आवश्यकता है, ठीक है, वाटर की आवश्यकता भी उसी चीज के लिए है, लैंड की आवश्यकता भी बेसिकली वही है कि जहां पर फर्टाइल लैंड होगी, उपजाऊ जमीन होगी, वो एग्रीकल्चर के लिए फायदेमंद है, ठीक है। इन यूरोप विलेजेस ग्रू अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग swampy low-lying land where people in while people in Southeast Asia chose to live near low-lying river valleys and coastal plains suited for west rice cultivation. Earlier settlers choose plain areas with fertile soils, ठीक है, यही चीज यहां पर दी गई है। इसके बाद एक चीज हो सकती है अपलैंड। अपलैंड का मतलब क्या, देखिए अपलैंड का मतलब है ऐसी जगह जो आपके सरफेस से, मतलब जो प्लेन एरिया है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के है, ठीक है। अपलैंड में है कि which is not prone to flooding was chosen to prevent damage to houses and loss to life। ये नीचे आप देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखाया गया है किस तरीके से ये जो मकान है ये इस तरीके से ऐसे ऊपर उठा के बनाया हुआ है, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टिल्ट्स, ठीक है, यहां पर लिखा गया देखिए स्टिल्ट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि नीचे से अगर पानी आएगा भी तो यहां पर फ्लडिंग वगैरह से ये मकान जो है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। Thus in low lying river basins people chose to settle on terraces and levees which are ड्राई पॉइंट्स, ठीक है। रिवर टेरेसेस क्या होते हैं, लेवीज क्या होती हैं, ये हमने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है, फिर से वही फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी की जो पहली बुक है उसमें, ठीक है। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करें तो पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स नियर मार्शी लैंड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्लड, इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट्स, ठीक है। ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया कि किस तरीके से स्टिल्ट्स के ऊपर जो है वो मकान बने हुए होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बिल्डिंग मटीरियल। The availability of building materials जैसे कि wood, stone near settlements is another advantage. Early villages were built in forest clearings where wood was plentiful, क्योंकि जहां पर wood वगैरह ज्यादा होगी तो वहां पर जो है इनको मकान बनाने में आसानी होगी, ठीक।
इन लोएस्ट एरिया ऑफ चाइना केव ड्वेलिंग्स वर इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन सवाना बिल्डिंग्स मटेरियल्स वर मड ब्रिक्स, और जो एस्किमोज होते हैं वो आइस ब्लॉक का यूज करके बनाते हैं क्या, इग्लूज। तो ये आपको पता है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके के जो रीजनल है, रीजनल में भी आपको कह सकते हैं कि एक तरीके से वेरिएशन है कि जहां पर जिसको जो मटेरियल मिल रहा है वहां पर वो उसका यूज करके अपने रहने के लिए सेटलमेंट बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और फैक्टर है, दैट इज डिफेंस। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर या फिर हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। नाइजीरिया की अगर हम बात करें, एग्जांपल दिया गया है कि अपस्टैंडिंग इंसेलबर्ग्स फॉर्म्ड गुड डिफेंसिव साइट्स। इंडिया में भी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स जो है दे आर लोकेटेड ऑन हायर ग्राउंड्स और हिल्स, ठीक है। इंसेलबर्ग्स का एक नाम और होता है, ठीक है। मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं, इंसेलबर्ग्स का एक नाम और होता है, अनदर नेम, सिमिलर नेम है, क्या होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये हमने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th में कवर किया हुआ है। इंसेलबर्ग्स को कवर किया गया है और इसका जो दूसरा नाम है वो भी कवर किया गया है, वो आप नीचे हमें बताइएगा कि क्या है, ठीक है। इसके बाद अगला है प्लान्ड सेटलमेंट्स, साइट्स दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियसली चूजन बाय विलेजर्स देमसेल्व्स। प्लान्ड सेटलमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन एक्वायर्ड लैंड्स। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है कि लैंड को एक्वायर करती है और वहां पर फिर इस तरीके की सारी फैसिलिटी जो है कि शेल्टर, वाटर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके एक प्लांट सेटलमेंट बनाती है, ठीक है। द स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथोपिया एंड कैनाल कॉलोनीज इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया इन इंडिया आर सम ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ प्लांट सेटलमेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रूरल सेटलमेंट के पैटर्न्स क्या है। देखिए, patterns of rural settlements reflect the way the houses are sited in relation to each other. The site of the village, the surrounding topography and terrain influence the shape and size of the village. ठीक है, इसको क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है, देखिए पहला है on the basis of setting. The main types are plain villages, plateau villages, coastal villages, forest villages and desert villages. यानी कि कहां पर ये जो villages हैं वो बने हुए हैं, यानी कि प्लेन के ऊपर है तो वो प्लेन villages हैं, प्लेट्यू के ऊपर बने हुए हैं तो वो प्लेट्यू विलेजेस हैं। प्लेट्यू क्या होता है, एक हाईलैंड होता है जो प्लेन से थोड़ा ऊंचा होता है लेकिन हिल्स या माउंटेन से नीचा होता है, ठीक है। कोस्टल प्लेन है यानी कि जो आपके तट में अगर बने हुए हैं तो वहां पर है, ठीक है। फॉरेस्ट में अगर बने हुए हैं, जंगलों में या डेजर्ट के ऊपर बने हुए हैं तो वो डेजर्ट विलेजेस हैं, ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, there may be farming villages, fishermen's villages, lumberjacks villages and pastoral villages etc. ये lumberjack जो वर्ड है ये लंबरिंग से बना हुआ है, इसको बोला जाता है हिंदी में, ये आपने वर्ड सुना होगा, लकड़हारा, ठीक है। लकड़हारा है ये जो लकड़ी वगैरह काटता है, ठीक है। लंबरिंग वही वर्ड है मैंने आपको बताया था कि जिसमें पेड़ को काटा जाता है फॉर इकोनॉमिक यूज, तो वो जो काम करता है, लंबरिंग की जो एक्टिविटी करता है उसको बोला जाता है लंबरजैक, ठीक है। चलिए, on the basis of forms and or shapes of the settlements, these may be there may be a number of geometrical forms and shapes such as linear, rectangular, circular, star like, T-shaped village, double village, cross shaped village etc. ठीक है, इनको करके देखेंगे। सबसे पहला है लीनियर विलेज, लीनियर पैटर्न। इन सच सेटलमेंट्स हाउसेज आर लोकेटेड अलोंग अ रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल, एज ऑफ अ वैली और अलोंग अ लेवी, ठीक है। इसको अगले पेज में देखते हैं। पहले ये है, देखिए लीनियर पैटर्न कि आपका ये कोई इस तरीके से है और इसके चारों तरफ मतलब बिल्कुल एक लाइन वाइज यहां पर बिल्कुल ये पैटर्न जो है बना हुआ है, तो ये लीनियर पैटर्न है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपको नीचे जो लीजेंड में दिखाया गया है, दिस इज योर रेलवे, ये आपका रेलवे लाइन है और इसके साइड में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक लाइन में सारे के सारे सेटलमेंट्स बने हुए हैं, तो दिस बिकम्स योर लीनियर पैटर्न, ठीक। अगला देखते हैं क्या है, दैट इज योर रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न है कि सच पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन प्लेन एरियाज और वाइड इंटरमॉन्टेन वैलीज, जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं उनके बीच में जो वैलीज होती हैं वहां पर। द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। शायद ये नीचे नहीं दिया हुआ है, हाँ ये नीचे नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कैसा होगा, यानी कि यहां पर सेटलमेंट्स होंगे, ठीक है, यहां पर इस तरीके से मकान होंगे, उसके बाद यहां पर इस तरीके से मकान होंगे, ठीक है। यानी कि जो रोड्स हैं वो कैसी हैं, जो रोड्स हैं वो रेक्टेंगुलर हैं और एक दूसरे को कट करती हैं राइट एंगल पे, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक। अगला देखेंगे सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न क्या होता है, सर्कुलर विलेजेस डेवलप्ड अराउंड लेक्स, टैंक्स एंड समटाइम्स द विलेज इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट द सेंट्रल पार्ट रिमेन्स ओपन एंड इज यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। देखिए इस तरीके का है
सर्कुलर पैटर्न यहां पर दिखाया गया, ये देखिए कि बीच का एरिया खाली है और बाकी चारों तरफ यहां पर इस तरीके से सेटलमेंट जो है वो बनाया गया है। दिस इज योर सर्कुलर पैटर्न। ठीक, अगला है आपका स्टार लाइक पैटर्न। स्टार लाइक पैटर्न में क्या है, वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज, स्टार शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप बाय द हाउसेस बिल्ड अलोंग द रोड्स, यानी कि जहां पर बहुत सारी रोड जो है वो कन्वर्ज कर रही है। ये देखिए इस तरीके से इसमें, और आप कहेंगे कि सर्कुलर में ज्यादा अंतर नहीं है, हाँ बिल्कुल ज्यादा अंतर नहीं है, बस सर्कुलर में क्या है कि बीच में आपको एक इतना बड़ा सा एरिया जो है वो सर्कुलर में होता है इस तरीके से जो यहां पर बनाया गया है, ठीक है यहां पर, लेकिन वो जो है वो स्टार में नहीं होता, बस यही अंतर है। बाकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर पैटर्न्स हैं। ठीक, इसके बाद अगला है टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट्स। टी शेप्ड सेटलमेंट जो है वो देखिए यहां पर दिया गया है, दिस इज योर टी शेप्ड, कि आप ये है और यहां से ये है, दिस बिकम्स योर टी शेप। ठीक है, टी शेप सेटलमेंट्स डेवलप एट ट्राई जंक्शंस ऑफ द रोड्स, टी, ठीक है, जबकि जो वाई शेप सेटलमेंट्स है दे इमर्ज एज प्लेसेस वेयर टू रोड्स कन्वर्ज ऑन द थर्ड वन एंड हाउसेज आर बिल्ट अलोंग दीज रोड्स। यानी कि यहां पर शायद दिखाया गया है कि इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे ये एक रोड है और ये दोनों कन्वर्ज करके एक सिंगल रोड में बन जाती है, तो दिस बिकम्स योर वाई। ठीक है, और टी का मतलब है कि इस तरीके से होगा, यानी कि एक रोड ये है और एक रोड ये है। ठीक, चलिए, क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट्स डेवलप ऑन द क्रॉस रोड्स एंड हाउसेज एक्सटेंड इन ऑल द फोर डायरेक्शंस। ठीक है, यहां पर नीचे देखिए ये वाई शेप यहां पर भी दिखाया गया है कि किस तरीके से एक रोड ये है, ठीक है, और दूसरी रोड ये है, ये दोनों कन्वर्ज करती हैं एक सिंगल रोड में, उसके बाद आगे को ये वाई शेप है। ठीक है, यहां पर ये लीनियर पैटर्न दिखाया गया, देखिए ये बिल्कुल सारा का सारा जो है एक तरीके से लीनियर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा गया है। एक और यहां पर दिया गया है, दैट इज योर डबल विलेज। डबल विलेज क्या है कि दीज सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज और अ फेरी। यानी कि अगर मान लीजिए एक कोई यहां पर ये इस तरीके से नदी है, ठीक है, ये मैं इसको ऐसे नदी दिखाता हूं, दिस इज अ रिवर, तो रिवर के इस तरफ भी सेटलमेंट है, ठीक है, और इस तरफ भी सेटलमेंट है, और इसमें क्या है कि लोग एक जगह से एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं, या तो यहां पर बीच में कोई ब्रिज बना होगा उसके थ्रू, या फिर यहां पर कोई फेरी होगी। फेरी इज अ काइंड ऑफ अ बोट, ठीक है, उस बोट से भी लोग जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पे जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर डबल विलेज। चलिए लास्ट टॉपिक इसमें देख लेते हैं आज का क्या है, अबाउट द रूरल सेटलमेंट्स, दैट इज योर प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए, रूरल सेटलमेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर लार्ज इन नंबर एंड पुअरली इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमें पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो रूरल सेटलमेंट्स है वो ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधा है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो दे रिप्रेजेंट अ ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लानर्स। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्री इज नॉट एडिक्वेट, क्योंकि वहां पर क्या है कि पानी वगैरह के लिए उतनी ज्यादा पाइपलाइंस वगैरह डेवलप नहीं है, तो वहां पर वाटर की सप्लाई उतनी ज्यादा एडिक्वेट नहीं है। पीपल्स इन विलेजेस पर्टिकुलरली इन माउंटेनियस एंड एरिड एरियाज हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर। जनरली आज भी है, जो दूर दराज के गांव हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, माउंटेनियस एरियाज में, या फिर बहुत ज़्यादा जो सूखे इलाके हैं, वहाँ के लोगों को आज भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है पैदल चल के पानी लाने के लिए। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है, जैसे कि कॉलरा है, जॉइंडिस है, दे टेंड टू बी अ कॉमन प्रॉब्लम। ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि गाँव में बेसिकली आप कह सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, लोग ज़्यादा साफ सफाई का भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, मतलब अब तो खैर उतनी कंडीशंस खराब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जनरल अगर बात की जाए, अभी तो इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कंडीशंस काफी अच्छी हो चुकी हैं भारत के गांवों की, लेकिन कुछ कुछ अगर फिर भी अगर हम काफी ज्यादा रिमोट एरियाज, बैकवर्ड एरियाज में जाके देखें तो अभी भी ये कंडीशंस है कि साफ सफाई की उतनी व्यवस्था नहीं है, पानी की उतनी व्यवस्था नहीं है, तो लोग क्या है कि बीमार पड़ते हैं। ठीक है, और बीमार अगर लोग पड़ते हैं तो उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज भी उतनी अच्छी नहीं है कि लोगों का इलाज किया जा सके, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वहां पर है। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशंस ऑफ ड्राउट एंड फ्लड वेरी ऑफन। साउथ एशिया में इंडिया भी आता है, तो यहां पर ड्राउट भी होता है, यानी कि सूखा भी पड़ता है और बाढ़ भी आती है। क्रॉप कल्टीवेशन सीक्वेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ इरिगेशन ऑल्सो सफर। अब पानी की अगर सुविधा ढंग से नहीं है तो सिंचाई कहां से होगी, इरिगेशन कहां से होगी, और इरिगेशन अगर सही से नहीं होगी तो जो क्रॉप कल्टीवेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। The general absence of toilet and garbage disposal facilities cause health related problems। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो absence of toilet वाली प्रॉब्लम है ये काफी कम हो चुकी है अब। ठीक है, जब से स्वच्छता अभियान वगैरह शुरू हुआ है तब से ये काफी कम हो चुकी है, लेकिन पहले ये काफी हुआ करती थी।
ठीक है। और गार्बेज डिस्पोजल की भी उतनी बढ़िया फैसिलिटी नहीं होती जैसे शहरों में। तो आप देखते हैं कि आप लोगों के घरों में गाड़ियां आती हैं सुबह सुबह के टाइम पर, है ना, कि आप लोग उसमें अपना कूड़ा वगैरह डाल सकते हैं या कोई उस तरीके की फैसिलिटी होती है शहरों में। लेकिन गाँव में जनरली इस तरीके की फैसिलिटीज जो है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अभी नहीं हुआ है। धीमे धीमे हो रहा है, आने वाले टाइम में चीजें बदलेंगी, परिवर्तन आ रहा है और आप और हम इसमें जरूर योगदान अपना करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे जाके आप ही लोग पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, तो आप लोग इस चीजों में अपना योगदान देंगे और चीजों को अच्छा बनेंगे, बेहतर बनाएंगे, ठीक है। द डिजाइन एंड यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउसेज वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर। हाउसेज जो है, जो मड के बने हैं, मिट्टी के, लकड़ी के बने हैं, थैच के बने हैं, ठीक है, वो ससेप्टेबल रहते हैं टू डैमेज ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स। जब भारी बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो इस तरीके के मकान जो मिट्टी से बने हैं, लकड़ी से बने हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है और उनकी जो है मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है हर साल, ठीक है। मोस्ट हाउस डिजाइन्स आर टिपिकली डेफिशिएंट इन प्रॉपर वेंटिलेशन, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होता है। बिसाइड्स द डिजाइन ऑफ अ हाउस इंक्लूड्स द एनिमल शेड अलॉन्ग विद इट्स फॉडर स्टोर विद इन इट। अगर आपने देखा हो, अगर आपने गांव में देखा हो, कभी आप गए हो इस तरीके के गांव में, तो वहां पर क्या होता है कि एक छोटा सा कमरा होता है, ठीक है, एक छोटा सा कमरा होता है जहां पर एनिमल्स को भी रखा जाता है, एनिमल शेड होता है, और उसके साथ उसकी जो फॉडर है, जो चारे वगैरह की व्यवस्था है, वो भी उसी कमरे में की जाती है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? दिस इज पर्पसली डन टू कीप द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर फूड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, कि वो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान ना हो वाइल्ड एनिमल से, और जो उनका फॉडर वगैरह है, जो फूड है, वो उनको भी वाइल्ड एनिमल्स कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसलिए उनको बेसिकली एक बंद कमरे में इस तरीके से रखा जाता है जिसमें छोटा सा वेंटिलेशन वगैरह होता है। लेकिन बहुत सारे, अगर आप गांव वगैरह में देखें, तो आपके जो काउज हैं, जो आपके बफेलोज हैं, जो या फिर छोटे बड़े गोट्स वगैरह होती हैं, वो इस तरीके के शेल्टर्स में रखी जाती है, ठीक है। आगे लिखा गया है कि अनमेटल्ड रोड्स एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट्स अ यूनिक प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि गांव में जनरली क्या है, अनमेटल्ड रोड्स होती हैं, ठीक है, जो पक्की सड़कें हैं वो वहां पर नहीं होती है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स वहां पर आती हैं। रेनी सीजन में बात करें तो सेटलमेंट्स रिमेन कट ऑफ एंड पोज सीरियस डिफिकल्टीज इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि सड़क वगैरह नहीं है, पक्की सड़क, तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि आना जाना उस सड़क में पॉसिबल नहीं हो पाता है जो अनमेटल्ड है, ठीक है। तो अगर कभी कोई जरूरत पड़ती है तो वहां पर इमरजेंसी सुविधाओं को पहुंचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर लार्ज रूरल पॉपुलेशन। गांव की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं है, तो हेल्थ फैसिलिटीज को पहुंचा पाना, एजुकेशनल फैसिलिटीज को पहुंचा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीरियस वेयर प्रॉपर विलेजाइजेशन हैज नॉट टेकन प्लेस एंड हाउसेज आर स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। यानी कि अगर विलेजाइजेशन का मतलब है कि जिस एरिया को अगर प्रॉपर तरीके से गांव बनाया गया है, यानी कि एक प्लानिंग के तौर पर अगर गांव बनाया गया है, तब वहां पर फिर भी कुछ फैसिलिटीज जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप किया गया है, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसी जगह पर प्रॉब्लम जो है ज्यादा है जहां पर, जो मैंने आपको दिखाया था कि जो लोग हैं जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में थोड़ा सा इसका और बचा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको अगले पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम उसके बाद इसको एक पार्ट और ले लेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि कोई चीज अगर मिस हो रही है, कोई टॉपिक अगर मिस हो रहा है, बीच में एक आध वीडियो आई थिंक जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उसमें नहीं मिलेंगे आपको, उसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि प्लीज जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, उसमें जाके आप एनरोल कर लीजिए, वहां पर सारे के सारे वीडियो जो है वो आपको लाइन वारी से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। बाकी अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें, ठीक है। वहां पर भी हम आपको चीजें देना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्द आप जितना ज्यादा वहां पर आएंगे, कम्युनिटी बढ़ाएंगे, आपको चीजें वहां पर भी मिलेंगी। और okul.co@gmail.com पर भी आप हमसे जो बात कहना चाहें वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट करने के लिए जरूर ध्यान रखें, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कंट्रीब्यूट करें। और ये बुक जो है ऑलमोस्ट कवर होने वाली है, और अगली बुक जो है दैट इज योर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इंडिया की आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आप उसको बोल सकते हैं। उसमें जनरली कुछ इस तरीके के कंसेप्ट ही है जो इस बुक में हमने देखे, बट वो इंडिया के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये बुक जो है, इसका कोर्स आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है, कमिंग सून है ये कोर्स, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स नहीं होगा,
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा इसके लिए लेना बनता है। 3 बुक्स हम आप लोगों की बिल्कुल फ्री में कवर कर चुके हैं, तो इस बुक में भी ज्यादा पैसा, मैं फिर से कह रहा हूं कि अफोर्डेबिलिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा प्राइस फिक्स करते टाइम। ज्यादा पैसा आप लोगों से बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा लेना जरूरी है, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं कि फ्री जो चीज है उसकी वैल्यू नहीं होती। हम पैसे कमाने के लिए पैसा इससे नहीं ले रहे हैं, हम इस चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पैसा ले रहे हैं एक तरीके से आप कहें तो। क्योंकि जिस चीज पे भी अगर थोड़ा सा प्राइस टैग होता है, ठीक है, छोटा से छोटा ही अगर प्राइस टैग भी हो, तो उसकी वैल्यू जो है वो अपने आप बढ़ जाती है। ये आप अपनी लाइफ में खुद भी किसी भी चीज को लेकर रियलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी चीज आपने आज तक पैसे में खरीदी है उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में हमेशा ज्यादा रही है, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे अगले पार्ट में मिलेंगे बहुत जल्द इस चैप्टर के। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।